हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी प्रो क्लासेस। स्वागत है आप सभी का बीएससी प्रो क्लासेस पे। तो जैसा आप सभी को पता है, सेमेस्टर फर्स्ट मत्स्य वालों के एग्जाम नियर हैं, पास हैं, कल ही हैं। और उन्हें अब भी काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिन्हें समस्या है कि भाई हम कैसे पास होंगे सर, हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, इतने बड़ा सिलेबस है। हाँ, और ये मैं मानता भी हूँ कि सेमेस्टर फर्स्ट आप सभी बच्चों के लिए नया भी है ना। तो स्टूडेंट्स, आप सभी हिम्मत मत हारिए। जितने भी एमसीक्यूज, ठीक है ना, एमसीक्यूज हमने जो हमारा रिवीजन बैच है उसमें दिए गए हैं, तो वो ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन आपके एमसीक्यू से आएंगे। तो वो आप एमसीक्यूज जल्दी से जल्दी तैयार कर सकते हैं। ओके, किस प्रकार तैयार कर सकते हैं? जो हमारा रिवीजन बैच है, देखिए हमने पूरा कंप्लीट आर्यू मत्स्य, आर्यू और मत्स्य क्योंकि सिलेबस सेम है ना, उनके लिए एक रिवीजन बैच डाला है जिससे तीनों मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों का डाला हुआ है। और उसमें केमिस्ट्री में देखिए एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं उनके, जो आप कम समय में तैयार कर सकते हैं। और एमसीक्यूज और उनके सॉल्यूशन देखिए विद सॉल्यूशन एमसीक्यूज दिए गए हैं। ओके, जैसे पूरे कंप्लीट 1 2 3 4 यूनिट्स के एस एंड पी ब्लॉक के फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट और सेकंड यूनिट के और भी है इसमें। और देखिए स्टीरियो केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, रेडियो केमिस्ट्री, है ना, न्यूक्लियर केमिस्ट्री और मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो ये सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको दिए गए हैं। तो देखिए अब मैं उन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट जो आपको कराने वाला हूं आज, केमिकल काइनेटिक्स के एमसीक्यूज। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स के एमसीक्यूज मैं आप सभी को कराने वाला हूं, जिसमें जो जितने भी केमिकल काइनेटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम सब देखिए इस प्रकार से, ये पूरी पीडीएफ आप सभी की यहाँ पे उपस्थित है। ठीक है ना, ये पूरी पीडीएफ आपकी यहाँ पे उपस्थित है। देखिए केमिकल काइनेटिक्स, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन लेते हैं यहाँ पे। और जैसे कि मैं आप सभी को बताऊं कि अभिक्रिया की दर क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अभिक्रिया की दर क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। द करेक्ट आंसर इज सांद्रता में परिवर्तन की दर। सांद्रता में परिवर्तन की दर क्या होती है? अभिक्रिया की दर। ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर नहीं करती है। द रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन सांद्रता पर निर्भर करती है, तापमान पे निर्भर करती है, उत्प्रेरक पे निर्भर करती है, लेकिन रंग पे निर्भर नहीं करती। तो इसका सही आंसर होगा रंग। ठीक है, अब यहां पे देखिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को। चलिए, ओके, क्लियर दिखाई दे रहा होगा आई होप। चलिए, तो रंग पे निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी देखिए दर स्थिरांक, दर स्थिरांक की इकाई निर्भर करती है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड ऑन। तो रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करती है बेटा? अभिक्रिया के ऑर्डर पे, है ना, क्रम नहीं है ये, अभिक्रिया की कोटि है ये, है ना। तो अभिक्रिया की कोटि पर जो दर स्थिरांक है वो निर्भर करता है। ठीक है, यूनिट देखिए फोर्थ क्वेश्चन कि शून्य क्रम अभिक्रिया, ये शून्य कोटि अभिक्रिया, यहाँ पे कोटि को क्रम वर्ड यूज ले रखा है, तो आप क्रम को कोटि ही पढ़िएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए शून्य कोटि अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट डिपेंड्स ऑन। द करेक्ट आंसर इज टेम्परेचर, तापमान पे। शून्य कोटि अभिक्रिया की दर तापमान पे निर्भर करती है। ओके, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रथम कोटि, क्रम मीन्स कोटि, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? प्रारंभिक सांद्रता से स्वतंत्र होती है, मीन्स वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, अब यहां पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए प्रथम क्रम या प्रथम कोटि अभिक्रिया में के की इकाई है, जो दर स्थिरांक है उसकी इकाई क्या है प्रथम कोटि अभिक्रिया में? ये सामान्य सी चीज है जो आपको याद होनी चाहिए, यूनिट ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। द करेक्ट आंसर इज सेकंड इनवर्स। ओके, चलिए रिवाइज करती रहिएगा अपने। अब देखिए द्वितीय क्रम अभिक्रिया में, जो द्वितीय कोटि अभिक्रिया है उसमें के की स्थिरांक की इकाई क्या है? यूनिट ऑफ के फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। द करेक्ट आंसर इज लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। ओके, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स द्वितीय कोटि अभिक्रिया की इकाई है। अब यहां पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कि अभिक्रिया का क्रम या अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? ऑर्डर, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? तो देखिए दर समीकरण की घातों के योग के बराबर होती है अभिक्रिया की कोटि। क्या है? दर समीकरण होता है आपका, समीकरण में जैसे कि देखिए ए और बी,
दोनों क्या होते हैं, दोनों रिएक्टेंट होते हैं और उनकी जो कंसंट्रेशन है, उनकी जो पावर, जैसे C की पावर 1 हुई या फिर C की पावर 1/2 हुई और D की पावर क्या हुई 1 हुई। अगर C और D दोनों की पावर 1 है तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर C और D दोनों की पावर 0 है तो अभिक्रिया की कोटि 0 हो जाएगी। अगर C व D में से एक की घात 0 है, एक की घात 1 है तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। तो ये सामान्य सा तरीका है इसको पहचानने का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। मीन्स जो आणविकता है वो क्या होती है ना, हिंदी वर्ड यहाँ पे नहीं दे रखा लेकिन मैं बता रहा हूँ आणविकता क्या होती है। ओके, तो आणविकता सदैव पूर्णांक होती है। और देखिए आणविकता मीन्स जो मॉलिक्यूल्स, जितने अणु अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो उसकी आणविकता को प्रदर्शित करते हैं, सामान्य सी परिभाषा है। और देखिए जितने भी पार्टिसिपेट करेंगे, तो जैसे कि 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किए तो अभिक्रिया की जो आणविकता है, मॉलिक्यूलरिटी 2 ही रहेगी। तो इसलिए आणविकता हमेशा कैसे मिलती है, सदैव पूर्णांक के रूप में मिलती है, इंटीजर के फॉर्म में मिलती है। अब नेक्स्ट है अर्ध आयु या स्थिर आयु, हाफ लाइफ इज कांस्टेंट। अर्ध आयु स्थिर होती है, क्यों, किसमें होती है, प्रथम कोटि में, क्योंकि प्रथम कोटि की हाफ लाइफ का इक्वेशन देखेंगे ना तो वो आप देखोगे बिल्कुल 0.693 अपॉन के भी स्थिरांक है और 0.693 भी एक स्थिर वैल्यू है। तो इसलिए अर्ध आयु स्थिर होती है प्रथम कोटि अभिक्रिया की। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 11, आरएनएस समीकरण। आरएनएस समीकरण क्या है, के इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। ए यहाँ पे कांस्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए ई यहाँ पे एंटीलॉग कांस्टेंट माइनस ई ए मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी, आर यहाँ पे जो गैस कांस्टेंट है, और टी क्या है यहाँ पे, टी यहाँ पे टेम्परेचर को डिनोट करता है। तो ये आरएनएस समीकरण है। अब यहाँ पे देखिए 12वां नंबर, सक्रियण ऊर्जा क्या है, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो अभिक्रिया के लिए न्यूनतम ऊर्जा, वह अभिक्रिया के लिए न्यूनतम ऊर्जा जिस ऊर्जा को देते ही अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। और अभिकारक को या फिर यो भी कह सकते हैं कि अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक निम्नतम ऊर्जा को हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा हो जाती है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, उत्प्रेरक क्या कार्य करते हैं, व्हाट वर्क ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का क्या वर्क है, सीधा सिंपल है। अब भाई उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है और अभिक्रिया ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि वो सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देता है। तो यहाँ पे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, सक्रियण ऊर्जा घट जाती है, सक्रियण ऊर्जा को घटा देता है जिससे अभिक्रिया जल्दी हो जाती है, कम ऊर्जा में ही काम होने लग जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कि तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट। अब तापमान बढ़ाने पर जैसे कि आपने एक नियम पढ़ा था कि अगर किसी भी अभिक्रिया का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस अगर हम बढ़ा देते हैं तो अभिक्रिया की दर दुगनी हो जाती है, मीन्स दुगनी गति से वो अभिक्रिया होने लगेगी। तो टेम्परेचर का बहुत इफेक्ट पड़ता है अभिक्रिया पे, तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाती है। ऐसे सामान्य पॉइंट्स। अब देखिए सूडो ऑर्डर या प्रथम सूडो प्रथम, अब देखिए सूडो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है, मीन्स छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया उदाहरण, मतलब जो ऐसी अभिक्रिया है जो दिखती तो इसमें 2 रिएक्टेंट लेकिन होते मतलब अभिक्रिया की दर 2 रिएक्टेंट दिखाई दे रहे हैं अभिक्रिया करते हुए, लेकिन जो अभिक्रिया की दर है उसमें 1.5 मॉलिक्यूल्स में या फिर उससे कम मॉलिक्यूल्स पे निर्भर कर रही है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को छद्म कोटि अभिक्रिया करते हैं और इसका अच्छा सा उदाहरण है एस्टरिफिकेशन। ओके, एस्टरिफिकेशन इसका उदाहरण है। देखिए कोलिजन थ्योरी लागू होती है, कोलिजन थ्योरी अप्लाइज ऑन। तो कोलिजन थ्योरी की बात करें तो जो संगट्ट सिद्धांत है, ओके, या टक्कर सिद्धांत की बात करें तो गैसीय अभिक्रियाओं में ज्यादातर कोलिजन थ्योरी लागू होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 की, प्रभावी टक्कर के लिए क्या आवश्यक होता है, उचित अभिविन्यास की जो मॉलिक्यूल का जो अणु का विन्यास है वो निश्चित होना चाहिए, तभी प्रभावी टक्कर हो पाएगी। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कि दर समीकरण के प्रयोग निर्धारित किया जाता है। दर समीकरण के प्रयोग से क्या निर्धारित कर सकते हैं, रेट लॉ इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली बिकॉज। अब यहां पे देखिए इसका करेक्ट आंसर है अभिक्रिया तंत्र या मैकेनिज्म को ज्ञात नहीं किया जा सकता। ओके, जो उससे हम मैकेनिज्म है वो याद नहीं कर सकते, तापमान बदलता है, टेम्परेचर बदलता है, ये देख सकते हैं, समीकरण गलत है ये हम देख सकते हैं। ओके, लेकिन अभिक्रिया तंत्र हम इससे ज्ञात नहीं होता। ओके,
अब यहाँ पे देखिए, शून्य क्रम में ए का नाम, ए बनाम टी, मीन्स जो ए है कांस्टेंट है, उस एक्टिविटी है, तो उसके टी के बनाम जब हम ग्राफ खींचते हैं तो जीरो ऑर्डर में क्या दिखता है, कंसंट्रेशन के सीधा ग्राफ हमको देखने के लिए मिलता है। ओके, इस पे मैं पेन नहीं चला सकता, नहीं तो मैं आपको बता भी देता। बिल्कुल इस प्रकार से सीधा ग्राफ हमको देखने के लिए मिलता है, आप बुक में देख लीजिएगा। शून्य कोटि अभिक्रिया में, प्रथम कोटि अभिक्रिया में लॉग ए बनाम टी का जो ग्राफ है, ये भी एक सीधी रेखा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि लॉग ए एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है उसमें। ओके, अब यहां पे देखिए, दर स्थिरांक किस पे निर्भर करता है, तापमान पे निर्भर करता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, कि दर स्थिरांक, ये छोटे छोटे क्वेश्चन इसके दिए हैं। जैसे कि दर स्थिरांक क्या होता है, तापमान पे निर्भर करता है, रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इससे भी कोई छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि अभिक्रिया की कोटि भिन्नात्मक भी हो सकती है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस में। अब देखिए, मॉलिक्यूलरिटी कभी शून्य नहीं होती, ये तथ्य आपको ध्यान रखना है। आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी अभिक्रिया में मॉलिक्यूल तो रिएक्ट करेंगे ही करेंगे। और देखिए, कम सक्रियण ऊर्जा, जितनी सक्रियण ऊर्जा कम होगी उतनी ही अभिक्रिया तीव्र होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। और देखिए नेक्स्ट, कि अभिक्रिया की दर की इकाई क्या होती है, अभिक्रिया दर की, देखिए अभिक्रिया की दर की इकाई और अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए स्थिरांक की इकाई दोनों अलग अलग होती है। और अभिक्रिया की दर की इकाई बात करें तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होती है, यूनिट ऑफ रेट अभिक्रिया की दर की। और देखिए, आपको पता है कंसंट्रेशन की इकाई क्या होती है, मोल पर लीटर। और मोल पर लीटर मतलब अपन कहते हैं कि भाई कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, सांद्रता परिवर्तन में लगा समय, वही तो क्या होता है, दर होता है। तो बस यही ये तो कंसंट्रेशन की दे, और ये सेकंड इनवर्स के अपॉन सेकंड कर दें या सेकंड इनवर्स करके लिख दें, तो ये पूरा अपना अभिक्रिया दर की इकाई हो जाएगी। ओके, तो ये थे हमारे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टूडेंट्स। तो ये आप क्वेश्चन जरूर तैयार करके जाइएगा, और केमिकल काइनेटिक्स में से इसमें से आपको क्वेश्चंस मिलने के पूरे चांसेस हैं। एक दो और टॉपिक कराते हैं हम, चलिए आज रात में बिल्कुल ऐसे ही समझाते हैं आपको, तो बने रहिए हमारे साथ। रिवीजन बैच बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हमने काफी इंपॉर्टेंट चीजें डाली है आप सभी को, है ना। आप सब देखते रह जाएंगे, इतने कि आप कम समय में इतनी तैयारी कर पाएंगे। ओके, तो और नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके जल्द ही उपस्थित होता हूं। जब तक के लिए आप सभी को मेरा टाटा गुड बाय, अलविदा, जय हिंद, जय भारत।